बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दिल्ली जाने की तैयारी कर ली है। राज्यसभा चुनाव के लिए उन्होंने आज नामांकन भी कर दिया और आज से पहले तो हम लोग चर्चा कर रहे थे कि भाई राज्यसभा जाएगा कौन। रामनाथ ठाकुर की चर्चा हो रही थी, निशांत कुमार की चर्चा हो रही थी, लेकिन कल अचानक से दोपहर के बाद से चर्चा शुरू हुई कि नीतीश कुमार को राज्यसभा भेजा जाएगा, यानी कि बिहार में मुख्यमंत्री अब नीतीश कुमार की जगह आने वाले समय में कोई और होगा। हमारे साथ मनोज सर हैं। मनोज सर, अचानक से ऐसा क्यों हुआ? और ये चर्चा विधानसभा चुनाव के समय में हुई थी कि बीजेपी इस समय तो नीतीश कुमार को आगे करके चुनाव लड़ रही है, लेकिन चुनाव खत्म होती ही 6 महीने में, 4 महीने में, 5 महीने में मुख्यमंत्री बदल दिया जाएगा। चर्चा हुई, चर्चा खत्म हो गई, कोई चर्चा नहीं हो रही थी और कल से इस बात की चर्चा शुरू हुई कि भाई नीतीश कुमार अब राज्यसभा जा सकते हैं। क्या कुछ खेल हुआ इन दिनों? कल चर्चा नहीं हुई, कल अचानक से खबर आई। हाँ। जब पूरा देश होली के रंग में डूबा हुआ था, हाँ। तब अचानक से खबर आती है कि दोपहर बाद कि नीतीश कुमार जो है राज्यसभा के कैंडिडेट हो सकते हैं। पहली बार तो किसी को यकीन नहीं हो रहा था क्या ऐसा होने जा रहा है, ऐसा सही में होगा। इसलिए देखिए, सस्पेंस आज जब तक उन्होंने नामांकन नहीं भरा है, जब तक उन्होंने खुद से पोस्ट नहीं किया है, तब तक सस्पेंस क्रिएट था। तब तक लग रहा था कि नहीं, इस खबर में कुछ झूठी बातें हैं, कुछ सच्ची बातें हैं, कुछ हो रहा है, कुछ पर्दे के पीछे पक रहा है। लेकिन अब बिल्कुल तस्वीर साफ हो गई है कि नीतीश कुमार पहली बार राज्यसभा जा रहे हैं। अब उनके पास संख्या है, अब चूंकि चुनाव होगा, राज्यसभा जीत के जाएंगे, राज्यसभा के सांसद बन जाएंगे। अब जो आपने सवाल पूछा, उसको अगर विस्तार से समझेंगे तो 2-3 कारण समझ में आते हैं। अब पहला तो ये देखिए कि आप जब 25 का चुनाव चल रहा था, उस दौरान तमाम विपक्ष के लोगों ने आरोप लगाया कि नीतीश कुमार की तबीयत खराब है, प्रशांत किशोर हो तब या तेजस्वी यादव हो तब, सबने कहा कि नीतीश कुमार की तबीयत खराब है और नीतीश के नाम पर ये मैंडेट लेके बीजेपी आती भी है तो उनको मुख्यमंत्री नहीं बनाएगी। ये तो फैक्ट था। लेकिन जब नतीजे आए और नतीजे अप्रत्याशित तरीके से आए, अप्रत्याशित तरीके इन द सेंस कि 200 से ज्यादा सीटें आ गई एनडीए को, जेडीयू ने अपने आप को रिवाइव किया, बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनी। तो उसके बाद क्या हुआ कि जब सीटें आ गई तब हुआ कि भाई ये तो मैंडेट नीतीश कुमार के नाम पर मिला है, महिलाओं ने बम पर वोट की है, तो नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाया गया और नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने। जो तथाकथित खराब तबीयत की बात थी, बावजूद इसके बने वो। अगर खराब तबीयत थी तो उनको मुख्यमंत्री बना दिया। तो एक तो कारण ये हो सकता है कि उस वक्त मुख्यमंत्री इसलिए बनाया ताकि फेस सेविंग रहे। जो वादा भारतीय जनता पार्टी ने किया, जो प्रधानमंत्री ने किया, जो होम मिनिस्टर ने किया था वादा कि भाई नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री होंगे, नीतीश के चेहरे पर हम चुनाव लड़ रहे हैं, तो वो वादा पूरा कर दिया कि नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बना दिया। अब उसके बाद देखिए, बदलाव तो होना था। अब बदलाव अभी नहीं होता, 6 महीने बाद होता, साल भर बाद होता, 1.5 साल बाद होता, 2 साल बाद होता। बदलाव तो होना था। मतलब कोई परमानेंट तो नीतीश कुमार भी मुख्यमंत्री बनने के लिए नहीं आए थे और तबीयत उनका उस हिसाब से देखिए तो ठीक भी नहीं चल रही थी। तबीयत के बारे में कुछ तो मामला चल ही रहा था। लेकिन अचानक से होना, अचानक इन द सेंस कि आप समझिए कि 3 महीने में ही हो जाना। अभी आप 2000 में जब नीतीश कुमार पहली बार सीएम बने थे तो इसी मार्च महीने में सीएम बने थे और आप समझिए जब गद्दी से उतर रहे हैं, जब फाइनली मुख्यमंत्री से विदाई हो रही है तो मार्च का महीना है। तो नीतीश कुमार का सिर्फ ये दिसंबर, जनवरी और फरवरी, ये 3 महीने ही बीते हैं। अब देखिए, और 3 महीने बाद उनकी जो है उनको मतलब हटाना। अब एक तरीके से इसको जो लोग कह रहे हैं कि नीतीश कुमार खुद राज्यसभा जाना चाहते हैं, उन्होंने सोशल मीडिया उस पर पोस्ट किया है पूरा लंबा चौड़ा, उसमें कहा कि राज्यसभा जाने की इच्छा है, मैं कभी गया नहीं। लेकिन ये सब बात पचने वाली नहीं है। अब मतलब बीजेपी का योगदान है इसमें, बीजेपी का खेल है। देखिए, नीतीश कुमार स्वेच्छा से पद छोड़ेंगे। अगर स्वेच्छा से पद छोड़ना होता तो नीतीश कुमार 2020 के जब चुनाव में नतीजे आए, जब उनकी पार्टी कम सीटों पर आ गई थी बीजेपी के समर्थन से और बहुत प्रेशर था, बावजूद इसके वो सीएम बने थे ना, उनको छोड़ देना चाहिए था कि भाई बीजेपी बड़ी पोजीशन में है, उनको बनाइए। उस समय नहीं छोड़ा। 2025 में जब रिजल्ट आ गए, खराब तबीयत की बातें होती रही, बावजूद इसके उन्होंने ओथ लिया, बावजूद उन्होंने रिकॉर्ड बनाया शपथ लेने का। तो अब 3 महीने बाद, जबकि आप समझिए 3 महीने बाद ही जब पूरा अभी चल रहा था कि बिहार के अभी कई फैसले लिए उन्होंने। अभी आप देखिए, अभी इतना प्रेशर था बजट सेशन में, अभी लगातार उन्होंने कई फैसले लिए, कई फैसले भी पेंडिंग थे। तो लेकिन अचानक से होना कहीं ना कहीं कार्यकर्ता जो बोल रहे हैं,
अब देखिए मैं क्या कह रहा हूं, दो चीजें हैं स्पष्ट। अगर ये प्रोसेस जो पावर ट्रांसफर का है, इसकी एक प्रक्रिया होती है, अचानक से नहीं होता है ना। ये पहले से कार्यकर्ताओं को मैसेज होता, पहले से नेताओं को पता होता कि इस तरह की चीजें चल रही है, मीडिया में खबरें पहले से आ गई होती कि भाई होली के बाद, जैसे आपको याद होगा दिसंबर जनवरी में हम लोग चर्चा करते थे खरमास के बाद कुछ होगा, खरमास के बाद खेला होगा, तो ये स्क्रिप्ट लिखनी शुरू हो गई थी, लेकिन खरमास से पहले। लेकिन खरमास बीत गया, पूरा जनवरी शांत रहा, पूरा फरवरी शांत रहा, फरवरी में कहीं से कोई हलचल खबर आई ही नहीं। सेशन चल रहा था दिल्ली का भी, बिहार का भी, कहीं से कोई खबर नहीं। अचानक से होली के दिन जब पूरा सन्नाटा है, जब सब कुछ खेल है, तो अचानक से खबर आती है कि ऐसा ऐसा होने जा रहा है। लेकिन जब इसमें बीजेपी का हाथ है, तो क्या जो जेडीयू के जो बड़े नेता हैं उन्होंने इसके बारे में बीजेपी का क्या विरोध नहीं किया? क्या मतलब बीजेपी जेडीयू के अंदर इतना घुस गई है कि वो जो चाह रही है वो करवा रही है? नहीं, देखिए ये देखिए कहने की चीजें हैं, कहने की चीजें हैं, और चूंकि कहने की चीजें हैं तो आप देखिए पॉलिटिकल गॉसिप में तो तरह तरह की चीजें होती है। अब इस बात को आपको मानना पड़ेगा, चाहे समझना पड़ेगा, चाहे जो आप पॉलिटिक्स को देखेंगे तो आप मानेंगे कि भारतीय जनता पार्टी इस वक्त देश में बहुत मजबूत स्थिति में है, और बिहार में भी भारतीय जनता पार्टी बड़े भाई की भूमिका में है। नंबर के हिसाब से भारतीय जनता पार्टी के ज्यादा विधायक हैं, और जो एलआई भी हैं, आप शुरू से आइए, चुनाव से पहले जो एलजेपी है, जो जीतन राम मांझी हैं, जो उपेंद्र कुशवाहा हैं, ये सब जब आए थे तो बीजेपी के फोल्ड से ही आए थे। जब सीटों के बंटवारे की बात थी तो जेडीयू की तरफ से कहा गया था ना कि सब बीजेपी के एलाई हैं, बीजेपी के साथी हैं, बीजेपी समझे, बीजेपी जाने। तो नंबर के हिसाब से देखेंगे तो इनका नंबर जो है बीजेपी ज्यादा है, और बीजेपी पावरफुल है, ताकतवर है, इसमें कोई शक नहीं है। और बीजेपी को लॉन्ग टर्म पॉलिटिक्स करनी है, और बीजेपी ने अभी बिहार से ही अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष को बनाया है। और जेडीयू के पास क्या है? जेडीयू के पास नीतीश कुमार नेता है। नीतीश कुमार के बाद जेडीयू में कोई सेकेंड लाइन लीडरशिप इस तरह का नहीं है जो नीतीश कुमार की तरह करिश्माई छवि का हो, जो वोट लाए, जो अपने दम पर बार्गेन करने की ताकत रखता हो। तो इस हिसाब से अगर देखेंगे तो जो करना है वो नीतीश कुमार को ही करना है, नीतीश कुमार के फेस पे ही करना है। अब चूंकि नीतीश कुमार की तबीयत ठीक नहीं है, नीतीश कुमार मान लीजिए उस अवस्था में नहीं है कि वो सरकार को चला सके अपने हिसाब से, अपने तरीके से, तो फिर बीजेपी, चूंकि उनको मैंडेट मिला हुआ है, तो बीजेपी सोचेगी ना कि भाई अब नीतीश जी सेफ एग्जिट ले, और फिर जो है नई सरकार बने, नए लोग आए, और फिर बिहार को नए जनरेशन के साथ शिफ्ट करके आगे ले जाए। तो कौन है अब अगला? हम कहेंगे नीतीश कुमार के बाद अगला मुख्यमंत्री कौन होगा? क्या वो जेडीयू से होगा, क्या वो भाजपा से होगा? आपको क्या लगता है? तमाम नामों की चर्चा चल रही है, लेकिन पहले तो ये कि जो मुख्यमंत्री होगा वो जेडीयू का होगा कि बीजेपी का होगा? देखिए भारतीय जनता पार्टी के पास मौका आया है। भारतीय जनता पार्टी ने नीतीश कुमार को सीएम फेस घोषित किया था कि नीतीश कुमार हमारे सीएम होंगे। अब चूंकि नीतीश कुमार एग्जिट हो गए तो अब कोई बर्डन नहीं है वादा का, कमिटमेंट का, तो नीतीश कुमार एग्जिट हो गए, और नंबर के हिसाब से बीजेपी बड़े पोजीशन में है। तो बीजेपी तो चाहेगी ही कि मुख्यमंत्री उसका हो, उसका कोई भी नेता मुख्यमंत्री, उसमें 2-3-4 नाम चल रहे हैं चर्चा में, उस पर हम आगे आएंगे। लेकिन बीजेपी पहली बार चाहेगी कि चूंकि बिहार में आज तक बीजेपी का अपना सीएम नहीं हुआ। हाँ, ये इतिहास होगा। हाँ, 2005 से बीजेपी एलाई है जेडीयू के साथ, है ना, सरकार में, लेकिन मुख्यमंत्री नहीं बना, तो पहली बार मौका मिल रहा है। और देखिए सोने पे सुहागा बीजेपी के साथ ये है कि बीजेपी बड़ी पार्टी है, बड़ी भूमिका है, और एलजेपी, हम और जो उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी है, ये लोग सपोर्ट करेंगे, ये लोग सपोर्ट कर रहे हैं, है ना। तो बीजेपी इस मौके को छोड़ेगी नहीं। अब मौका हाथ में आया है ना। अब आप समझिए, नीतीश कुमार का एग्जिट इसीलिए कराया गया, नीतीश कुमार इसीलिए बाहर हो रहे हैं ताकि हम अपना मुख्यमंत्री बनाए। एक थ्योरी है ना कि भाई नीतीश कुमार साइड हो गए बिहार की पॉलिटिक्स से, अब नए जनरेशन को लेकर आगे बढ़ना है, तो बीजेपी अपना सीएम बनाएगी, है। तो बीजेपी के पास जो मौका आया है तो बीजेपी मौका छोड़ेगी नहीं। लेकिन जेडीयू भी क्यों छोड़ेगी? भाई जेडीयू को भी तो पता है कि उसके नंबर के हिसाब से अगर आज की तारीख में जेडीयू अगर पलटना चाहे तो पलट सकती है। तो जेडीयू अगर पलट जाएगी उस तरफ, तो वहां भी नंबर है। अगर वहां सारा विपक्ष एक हो जाता है, सारा विपक्ष एक हो गया और जेडीयू उस तरफ चला गया, तो फिर वहां भी नंबर है। लेकिन अब लगता नहीं कि नीतीश कुमार या फिर जेडीयू इस तरह की कोई चीजें करेंगी, है ना, क्योंकि केंद्र में भी मंत्री हैं उनके। तो नीतीश कुमार की कोशिश तो होगी, मतलब नीतीश कुमार या जेडीयू के जो रणनीतिकार हैं उनकी कोशिश इस बात की होगी कि वो लड़ाई में रहें, हाँ, दबाव बनाए, सीएम की कुर्सी के लिए, सीएम फेस के लिए, सीएम के चेहरे के लिए दबाव बनाए। अब कौन हो सकता है, अब वो कॉम्बिनेशन देखना पड़ेगा, कौन हो सकता है कौन नहीं हो सकता है। लेकिन जेडीयू चाहेगी कि हाँ भाई नीतीश कुमार, अगर नहीं नीतीश कुमार हक चले गए हैं तो भाई बीजेपी से 4 ही सीट हमारे पास कम है, तो निशांत को बना दे, या फिर कोई और जो भी हो, क्योंकि पार्टी को उनको देखिए, नीतीश कुमार की पार्टी के पास बिहार में नीतीश कुमार एक्स फैक्टर,
और एक्स फैक्टर इसलिए है कि अभी तक जो बिहार का बैलेंसिंग फार्मूला था गवर्नमेंट का, सरकार का, सियासत का, तो उसमें नीतीश कुमार सेंटर पॉइंट में थे। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी, दूसरी तरफ आरजेडी, दोनों के एलाई थे। और नीतीश कुमार सेंटर पॉइंट, नीतीश कुमार को ये भी चाहते थे और नीतीश कुमार को ये भी चाहती है, मतलब आरजेडी भी चाहता है और बीजेपी भी चाहती है, आप समझिए इसको, है ना। तो नीतीश कुमार बैलेंस फैक्टर थे, क्योंकि नीतीश कुमार के पास अपना एक कोर बेस वोट था, है ना। आप उसको 10% मानिए तब, चाहे 15% मानिए तब, लेकिन अपना एक बेस वोट था। इसलिए आप देखिएगा कि चुनाव से पहले जो भी चुनाव हुए, 25 के चुनाव हुए, 24 के चुनाव हुए, अब 24 के चुनाव में आप देखिए नीतीश कुमार तो इंडिया गठबंधन के वो थे, अगुवा थे, वही सबको लेकर सबको करा रहे थे, करवा रहे थे ना भाई, प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ पूरा विपक्ष को एकजुट कर रहे थे। आखिरी वक्त में वो पलट गए। 25 के विधानसभा चुनाव से पहले भी आरजेडी ने उनको ऑफर किया था कि हमारे साथ आ जाइए, लड़िए। लालू यादव ने बयान दिया था 1 जनवरी को 25 को। तो आप देखिए, तो नीतीश कुमार एक्स फैक्टर, नीतीश कुमार को ये भी चाहते थे, ये भी चाहते थे, ये भी चाहते हैं, ताकि जो सत्ता का फॉर्मूला है बिहार में, वो जिधर नीतीश कुमार झुकेंगे उधर जाएगा। तो इस बात को जेडीयू भी समझता है, जेडीयू के नेता भी समझते हैं, जेडीयू के वर्कर भी समझते हैं। तो जेडीयू इस पोजीशन में बार्गेन करने की ताकत रखती है। अगर जेडीयू की बची हुई है तो जेडीयू तो बार्गेन करेगी कि भाई हमको सीएम नहीं दे रहे हो तो हमको होम मिनिस्ट्री दो, हमको सीएम नहीं दे रहे हो तो हमको 2 डिप्टी सीएम दो, हमको सीएम नहीं दे रहे हो तो हमको जो है ना मिनिस्ट्री की संख्या ज़्यादा दो। इस तरह की चीज़ें जो है ना जेडीयू बार्गेन करने एक बात जो चल रही है कि राज्यसभा की 5वीं सीट के लिए उपेंद्र कुशवाहा को भेजा गया है, तो बीजेपी ने उनसे भी यही बार्गेन किया कि भाई ठीक है, हमको आपकी पार्टी नहीं चाहिए, आप जो है बस हमारा सपोर्ट कीजिए कि हाँ मुख्यमंत्री जो है वो बीजेपी का होगा। तो उपेंद्र कुशवाहा को भी इसलिए रखा गया कि भेजा गया कि भाई आप बैक से सपोर्ट कीजिएगा। देखिए, उपेंद्र कुशवाहा के पास नंबर तो है नहीं। उपेंद्र कुशवाहा के पास जो भी नंबर है वो तो एनडी, मतलब जो बाकी एलाई है उनके नंबर से उनको जाना है ना। उसके बावजूद भी उनके पास पूरे नंबर नहीं है। आरजेडी ने अपना कैंडिडेट दिया है एडी सिंह को, जो अभी राज्यसभा के एमपी भी थे। तो वहां का चुनाव होना है। अब क्या हुआ कि 5 सीट पर 6 कैंडिडेट हो गए, तो चुनाव तो होना ही होना है वहां पर। अब चुनाव होना है, अब चुनाव जब होना है तो उसमें देखिए, अब उपेंद्र कुशवाहा जीतेंगे तो महागठबंधन वालों और या फिर एमआईएम वाले उधर से कोई क्रॉस वोटिंग होगी, तभी होगी, या फिर कोई एब्सेंट होगा तो कुछ अपना कॉम्बिनेशन चेंज होगा, ऐसा कुछ होगा तभी ये जीत पाएंगे, है ना। और अगर अमरिंदर धाड़ी सिंह जीतते हैं तो इधर से कोई क्रॉस करेगा तभी जीत पाएंगे। हालांकि अमूमन होता यह है कि सत्ताधारी गठबंधन ही जीतता है चुनाव, तो आप समझिए कि उधर से ही क्रॉस करेक्शन होगा, जो भी होगा क्रॉस वोटिंग उधर से ही होने की संभावना है। तो उपेंद्र कुशवाहा तो एलाई है, उपेंद्र कुशवाहा में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा, चाहे जीतन राम मांझी, चाहे चिराग पासवान, ये सब लोग चाहेंगे कि भाई अभी ये लोग बहुत बीजेपी का हो। हाँ, क्योंकि ये सब नीतीश कुमार की और जेडीयू की ताकत में ये लोग अभी छोटे फैक्टर। अगर संभावित नामों की बात करें, अगर सीएम जो है बीजेपी का होता है, अगर सीएम जेडीयू का होता है, तो अगर जेडीयू का होगा तो कौन कौन हो सकता है, अगर बीजेपी का होगा तो कौन सीएम बन सकता है? देखिए, जेडीयू का अगर मुख्यमंत्री होगा तो जेडीयू, देखिए जेडीयू जैसे प्रधानमंत्री मोदी चौंकाने के लिए जाने जाते हैं, वैसे नीतीश कुमार भी चौंकाने के लिए जाने जाते हैं। अब नीतीश कुमार के चौंकाने वाले 2-3 घटनाएं बता देता हूं। हालांकि अभी बैकफायर भी किया। आपको याद होगा जब 2014 का लोकसभा चुनाव जेडीयू हार गया, मतलब बिहार में अच्छे परफॉर्मेंस नहीं हुआ, तो नीतीश कुमार ने इस्तीफा देकर जीतन राम मांझी को बनाया था, मुख्यमंत्री बनाया था। 8-9 महीने के लिए जीतन राम मांझी मुख्यमंत्री थे। अब जीतन राम मांझी मुख्यमंत्री बने, नीतीश कुमार ने प्रयोग किया एक दलित नेता को सीएम बना के, ताकि जो है महादलित को सीएम बना के, ताकि महादलित वोट को कंसोलिडेट करके अपने फेवर रखा जा सके। लेकिन वो प्रयोग फेल हो गया, क्योंकि वो आरोप लगे कि भाई मांझी जी उनके कंट्रोल में नहीं है, तो वो प्रयोग फेल हो गया। उसके बाद क्या हुआ कि नीतीश कुमार ने पार्टी के अध्यक्ष लेवल पर सेकेंड लाइन लीडरशिप को तैयार करने की कोशिश की। उसमें कभी वो आरसीपी सिंह को लेके आ गया है, कभी प्रशांत किशोर को लेके आए, लेकिन सब बैकफायर कर गए। ये सब आरसीपी सिंह के बारे में कहा गया कि उन्होंने खुद डील कर ली केंद्रीय मंत्री पद के लिए, और जो है नीतीश कुमार को उसमें शामिल नहीं किया। बाद में उनको राज्यसभा नहीं भेजा गया, और फिर पार्टी गठबंधन नीतीश कुमार ने चेंज भी कर लिया। तो नीतीश कुमार, आरसीपी सिंह, प्रशांत किशोर, ये सब का प्रयोग करते रहे हैं, लेकिन प्रयोग अब इस बार किसको करेंगे? अब इस बार देखिए पार्टी का जो वर्कर है, जो पार्टी का कार्यकर्ता है, जो चाहता है कि नीतीश कुमार अपने बेटे को लेकर आए, लेकिन नीतीश कुमार इस स्थिति से बचना चाहते हैं। अभी तक तो यही स्थिति है कि वो परिवारवाद के दाग से बचना चाहते हैं, क्योंकि इतने साल तक वो परिवारवाद के खिलाफ बोलते रहे, परिवार को लेके नहीं आए। लेकिन जो वर्कर है उनको लगता है कि देखिए जो वोट है ना, वो नीतीश कुमार के नाम पर या फिर निशांत के नाम पर, उनके बेटे के नाम पर ही उनके साथ रह सकता है। नहीं तो क्या है कि अगर निशांत नहीं आएंगे राजनीति में, अगर पॉलिटिक्स में नहीं आते हैं, तो जो लीडरशिप है उधर ललन सिंह हो गए, संजय झा हो गए, विजय सिन्हा हो गए, विजय चौधरी हो गए, अशोक चौधरी हो गए, ये सब जो लीडरशिप है, ये सब मास लीडर नहीं है। और इसमें ललन सिंह सवर्ण है, संजय झा सवर्ण है,
अपना विजय चौधरी जो है वो सवर्ण है, और जो है विजेंद्र यादव हैं उनके करीबी तो वो यादव हैं, और अशोक चौधरी हैं तो वो दलित हैं। तो इस तरह की लीडरशिप जो है ना नीतीश कुमार के नीचे है। लेकिन अगर इन लोगों में से जो किसी को सीएम बनाते हैं तो फिर उस तरह का पार्टी को यूनाइट रखना बड़ी चुनौती होगी कि भाई अब उसमें क्या है कि कई खेमे हो जाते हैं ना नेताओं के, बड़े 2-3 पॉकेट बन जाएंगे, तो पॉकेट बन जाएंगे तो फिर उनको यूनाइट रख पाना। अच्छा, मुख्यमंत्री चुने हैं कौन? अगर जेडीयू में चुनाव करना है तो ये नीतीश कुमार का फेवरेट आदमी कोई मुख्यमंत्री देखिए बनेगा? नीतीश कुमार की भूमिका होगी, क्योंकि अब नीतीश कुमार एलआई की भूमिका में आएंगे। अगर नीतीश कुमार ने कह दिया होगा कि भाई अब जो भी डील हुआ होगा, मुझे नहीं पता, लेकिन जो भी डील हुई होगी गठबंधन के नेताओं के बीच में, तो उसमें हो गया होगा कि बीजेपी अपना मुख्यमंत्री बनाएगी। तो नीतीश कुमार से हो सकता है कि नीतीश कुमार को बताया गया होगा कि भाई हम इनको बनाना चाहते हैं, तो नीतीश कुमार ने ओके कर दिया होगा, है ना। अब नीतीश कुमार उस पर रिजिड नहीं हो सकते ना कि इनको मत बनाइए, ऐसा नहीं होता है। अब बात समझिए, ऐसा नहीं होगा कि आप रिजिड हो जाइए कि नहीं। अब तो बीजेपी को तय करना है, बीजेपी का सेंट्रल लीडरशिप तय करेगा, और बीजेपी का जो विधायक दल है वो तय करेगा कि कौन मुख्यमंत्री होगा। भाजपा से कौन कौन है? अब भाजपा से देखिए अभी जो प्रमुख दावेदार आप मानिएगा तो उसमें देखिए 3 टॉप लीडर दिख रहे हैं आपको। सम्राट चौधरी डिप्टी सीएम है, बीजेपी की सियासी प्रयोग के नंबर 1 लीडर है। विजय सिन्हा डिप्टी सीएम है। तीसरे दिलीप जायसवाल। अब इसमें क्या है कि सम्राट चौधरी उसी फोल्ड से आते हैं जिस फोल्ड से नीतीश कुमार है, उर्मी कोइरी। तो सम्राट चौधरी कोइरी हो गए, डिप्टी सीएम भी है, उनके पास प्रशासनिक अनुभव है। लेकिन इनका माइनस पॉइंट ये है कि ये संघी या भाजपाई कोर नहीं है। ये 2018 में आए हैं भाजपा में, इससे पहले एक अलग अलग पार्टियों में रह चुके हैं। तो बिहार जैसे स्टेट में बीजेपी क्या ऐसा प्रयोग करेगी, क्योंकि पहला मुख्यमंत्री बनना है, बीजेपी का पहला मुख्यमंत्री बनना है बिहार में, तो क्या बीजेपी किसी गैर भारतीय जनता पार्टी बैकग्राउंड के नेता को चुनेगी? इस पर थोड़ा क्वेश्चन हो सकता है। सस्पेंस। हाँ, सस्पेंस है। दूसरा नाम है आपका विजय सिन्हा का। तो विजय सिन्हा डिप्टी सीएम है, और विजय सिन्हा भाजपाई मूल के हैं, पुराने नेता हैं, लेकिन वो सवर्ण है, फॉरवर्ड क्लास के हैं। हालांकि कुछ लोग उनके फेवर में भी बोल रहे हैं कि चूंकि यूजीसी वाला जो मामला था उसको कंट्रोल करने के लिए इनको बना सकता है। लेकिन अब देखिएगा, वैसे देखिएगा तो फिर जो है ना, बगल में यूपी है, चुनाव होने वाला है, वहाँ भी फॉरवर्ड क्लास का मुख्यमंत्री है। लेकिन वो भारतीय जनता पार्टी है, कुछ भी प्रयोग कर सकती है, इसमें आप वो नहीं कर सकते। तो एक विजय सिन्हा का भी एक नाम चल रहा है ना। तो लेकिन विजय सिन्हा के साथ माइनस पॉइंट क्या है कि विजय सिन्हा उस तरीके के स्ट्रेचर के नेता नहीं है, बात समझिए, है ना। वो मतलब जेस्चर उनका उस तरीका नहीं है, पब्लिक फिगर, पब्लिक मास लीडर नहीं है वो विजय सिन्हा। तो ये उनका माइनस पॉइंट है। दिलीप जायसवाल जब अध्यक्ष बने हैं तभी लाइमलाइट में आए हैं। जब चुनाव के बाद, लोकसभा चुनाव का अध्यक्ष बने तभी वो लाइमलाइट में है। उससे पहले वो संगठन का काम देखते थे, कोषाध्यक्ष थे। लेकिन चूंकि बीजेपी की फोल्ड में वो फिट बैठते हैं, ओबीसी से आते हैं, तो उस हिसाब से उनको चाहे तो बीजेपी बना सकती है। ये 3 नाम चल रहे हैं। इनके अलावा एक नाम जो बड़ा तेजी से कल दोपहर के बाद, शाम के बाद चर्चा में आया, वो नाम था संजीव चौरसिया का। संजीव चौरसिया बीजेपी के एमएलए हैं दीघा से, पटना में, और मतलब जो बीजेपी का नया जनरेशन है, जो नई लीडरशिप है, उसके हिसाब से वो फिट बैठते हैं, है ना, और ईबीसी से आते हैं। तो संजीव चौरसिया का वो सेंट्रल लीडरशिप की पसंद भी माने जाते हैं। और उनका नाम कई बार, जब दिलीप जायसवाल का नाम हो तब, अध्यक्ष बनना हो तब, चाहे अभी जो संजय सरावगी बने तब, वो अध्यक्ष की रेस में उनका नाम, प्रदेश अध्यक्ष की रेस में आता रहा है। उनका नाम संजीव चौरसिया का नाम। और संजीव चौरसिया बीजेपी के एक बड़े लीडर हुआ करते थे आरएसएस के बिहार में। उनके पिताजी भी गंगा प्रसाद गवर्नर रहे, है ना, और वो विधान परिषद में नेता भी रहे, और संघ के जमाने से रहे हैं। तो इनका बैकग्राउंड संघ वाला है और बीजेपी वाला है, घोर बीजेपी वाला है ना। तो उस हिसाब से इनका नाम, और चूंकि इनके नाम पर थोड़ा बहुत वो इसलिए भी है क्योंकि ईबीसी है। ईबीसी समझिए, ईबीसी इन द सेंस, ईबीसी बड़ा मूल फैक्टर जो मैं बता रहा हूं बार बार, कि नीतीश कुमार के हटने के बाद जिस ईबीसी वोट बैंक पर नीतीश कुमार का एकाधिकार माना जा रहा था या माना जाता है, वो वोट बैंक किधर शिफ्ट होगा। नीतीश कुमार अगर अपने बेटे को नहीं उतारते हैं फील्ड में, अगर नीतीश कुमार अपनी विरासत अपने बेटे को, पार्टी की कमान, जेडीयू की कमान अगर नहीं देते हैं नितांत को, तो फिर जो ईबीसी वोटर है वो बिहार में टूट सकता है, बिखर सकता है, और टूटेगा बिखरेगा तो उसका फायदा आरजेडी को होगा। आप पत्रकार हैं, हम पत्रकार हैं, हमें पता है कि नीतीश कुमार के बाद और कौन कौन जेडीयू के बड़े नेता हैं, लेकिन जब आप आम आदमी के बीच जाते हैं, पूछते हैं कि भाई जेडीयू का बड़ा नेता कौन है, तो नीतीश कुमार का नाम में तो उससे आगे नहीं बढ़ पाते हैं। तो
अब नीतीश कुमार जो है वो राज्यसभा जा रहे हैं, तो जेडीयू पार्टी का फ्यूचर क्या है, भविष्य क्या है? विपक्ष भी आरोप लगाता है कि बीजेपी चाहती है कि जेडीयू को अपने में मिला लें, तोड़ लें, इधर कर ले उधर कर ले। तो क्या लगता है जेडीयू का फ्यूचर पे इसका कुछ असर पड़ेगा? नीतीश कुमार के जाने के बाद क्या है जेडीयू? नीतीश कुमार के जाने के बाद सबसे बड़ा सवाल तो वही है कि जेडीयू का क्या होगा। भाई नीतीश अभी तक क्या था कि पिछले 20-22 सालों से बिहार में नीतीश कुमार सेंटर में थे, सेंटर पॉइंट में थे, नीतीश कुमार पावर सेंटर थे, नीतीश कुमार के पास से ही सारी राजनीति की धाराएं निकलती थी, नीतीश कुमार ही तय करते थे। और नीतीश कुमार इतने सालों से, आप समझिए जब 1994 में समता पार्टी बनी तब से लेकर नीतीश कुमार ने हर जिले में अपना एक वर्कर का वो चेन खड़ा किया, हर जिले में उनके अपने लोग हैं, हर जिले के लोग को जानते हैं। अब बिहार में मान लीजिए किशनगंज से पटना आना, बेतिया से पटना आना, नालंदा से पटना आना आसान है, काम करवाना, नेताओं से बैठक करना, मीटिंग करना आसान है। अब चूंकि आप राज्यसभा के एमपी बनेंगे, राज्यसभा में आ जाएंगे, तो आपका बिहार छूट जाएगा, और जो कि पिछले 20-22 सालों से आप बिहार में खूंटा गाड़ के बैठे हुए, छूट जाएगा। तो बिहार कौन चलाएगा? मतलब जेडीयू रीजनल पार्टी है, इसको समझना पड़ेगा। जेडीयू रीजनल पार्टी, जेडीयू नेशनल पार्टी दिल्ली से चलने वाली पार्टी नहीं है, जेडीयू चलेगी पटना से। तो इसीलिए तो लोग मांग कर रहे हैं कि नीतीश अगर जा रहे हैं तो फिर निशांत को दे, निशांत को पूरा पावर दे, ताकि जो है जो वोट बैंक है या नीतीश की लेगेसी के नाम पर निशांत उस चीज को गाइड कर सके। ऐसे क्या होगा भाई, नीतीश के बाद बेटा निशांत, वो नीतीश को फॉलो करेंगे, नीतीश की नीति को फॉलो करेंगे। लेकिन अगर निशांत नहीं तो बाकी जो लोग भी बनेंगे तो सब अलग अलग पावर सेंटर बनेगा ना। मान लीजिए संजय झा का हो गया, मान लीजिए ललन सिंह हो गए, मान लीजिए विजय चौधरी हो गए, मान लीजिए अशोक चौधरी हो गए, तो सब अलग अलग पावर सेंटर बन जाएगा। मतलब तो इन अलग अलग पावर सेंटर को एक बांध के रखने वाला भी सेंटर तो चाहिए। निशांत इतने परिपक्व हैं कि सबको बांध कर रखेंगे, आपको लगता है? देखिए परिपक्व होना अलग चीज है। आप देखिए निशांत की उम्र 50 साल के आसपास होने जा रही है, ठीक है, और 50 साल के होने के बाद परिपक्व, आप एक राजनीतिक रूप से परिपक्व, एक होता है गैर राजनीतिक रूप से परिपक्व, ठीक है। तो चूंकि 50 साल का आदमी हो गया है तो परिपक्व तो होगा ही, इतना सेंस तो होगा। बॉडी लैंग्वेज तो आप देखते हैं उनको, बॉडी लैंग्वेज से आप जज नहीं कर सकते। नहीं, बॉडी लैंग्वेज से आप सियासत को, मतलब ज्ञान को जज नहीं कर सकते। उनके चूंकि उनको हम लोगों ने पॉलिटिक्स में कभी देखा ही नहीं। भाई देखिए वो बिल्कुल फ्रेश चेहरे हैं। अब बात समझिए भाई, बॉडी लैंग्वेज में अब किसी से किसी की तुलना नहीं करनी चाहिए कि भाई कौन आदमी क्या है, लेकिन चूंकि उनको तो लेगेसी लेके चलना है ना, जो विरासत है उसको बचाना है, उनको अपना कुछ नहीं करना है। अपना कमाना तो बाद में है, जो पहले है उसको बचाना है। तो उसको बचाने के लिए इस वक्त जो जेडीयू के कार्यकर्ताओं को लगता है कि वही एक आदमी है जो बचा पाएगा। अगर वो नहीं आएगा तो फिर पार्टी टुकड़ों में टूट जाएगी, कोई यहाँ भागेगा, कोई वहाँ भागेगा, कोई मर्ज कर जाएगा, कोई ये हो जाएगा, ऐसा लूटपाट। मतलब हम अगर एक लाइन में कहें आपके हिसाब से, तो नीतीश कुमार के दिल्ली जाने के बाद जेडीयू का जो फ्यूचर है उस पर एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है। बिल्कुल क्वेश्चन मार्क आते हैं तो हो सकता है कि बेहतर हो, अगर वो नहीं आते हैं तो जेडीयू का टूटना आप देख रहे हैं। देखिए बेहतर होने की बात तो मैं नहीं कह रहा हूँ कि बेहतर होगा कि नहीं होगा, अभी तो मैं कह रहा हूँ कि जो है वो बचा रहे। अब बात समझिए, बेहतर तो आगे तय होगा। जो है, जो नीतीश कुमार कमा के दे जा रहे हैं, जो जेडीयू की अभी कमाई है वो कमाई बची रहे, जो पूंजी है ना वो पूंजी बची रहे। वो पूंजी बचाने के लिए निशांत को लाना चाहता है जेडीयू का वर्कर। और इसके अलावा अब उसके बारे में तरह तरह की खबरें थी, आज ज्वाइनिंग थी, मेरी जेडीयू के नेताओं से कल रात को बात हुई थी, तो उन्होंने कहा कि नीतीश जी वाली खबर के बारे में मुझे कोई नॉलेज नहीं है, लेकिन निशांत आज ज्वाइन करने वाले हैं, तो हम लोग उसकी तैयारी कर रहे हैं। लेकिन अभी तक तो कोई ज्वाइनिंग हुई नहीं है। अब देखते हैं आगे क्या होता है। अब पता नहीं ज्वाइनिंग होती कि नहीं होती है। अब किसी बात को लेकर कई तरह की खबरें हैं, कुछ मतभेद भी हुए हैं परिवार के अंदर में कल रात को नीतीश जी और निशांत में किसी मुद्दे को लेकर। अब हो भी सकता है राजनीति में चूंकि इतनी खबरें चल रही हैं तो कुछ पॉलिटिकल गॉसिप भी होती है, कुछ लोग बनी बनाई खबरें उड़ाते हैं, कुछ लोग जो है ना उसी में कई चीजें होती है कि सत्य खबरें भी आती है तो उसको लगता है कि ये गॉसिप भी खबरें हैं, तो कुछ खबरें दब जाती है। एक और बात जो नीतीश कुमार ने जो ट्वीट किया, जो फेसबुक पे पोस्ट किया कि मैं राज्यसभा जाना चाहता था, इच्छा थी जाना है। आप नीतीश कुमार का मुख्यमंत्री, बिहार के मुख्यमंत्री का राज्यसभा जाना, आप इसको कैसे देखते हैं? ये प्रमोशन है कि डिमोशन है? अब ये हमारी बात हुई थी कि वो केंद्र में मंत्री भी रह चुके हैं, उसके बाद मुख्यमंत्री बने, आप कैसे देखते हैं? अब नीतीश कुमार ने अपने हाथ से तो ट्वीट किया नहीं होगा। अब बात समझिए, कोई भी बड़ा पॉलिटिकल उसकी एक टीम होती है ना, वो ट्वीट करते हैं, किसी ने पोस्ट किया होगा, किसी ने किया होगा। और नीतीश कुमार ऐसा भी नहीं होगा कि नीतीश कुमार ने खड़े होकर डिक्टेट किया होगा कि ये लिख दो। अब बात समझिए, किसी ने लिखा होगा, तो किसी ने लिखा होगा।
अब उनकी टीम होती होगी ना, भाई जो उनके सलाहकार होंगे, उन्होंने कहा होगा इस तरह का ट्वीट करना होगा, भाई उस पर भी लोग रोज 10 ट्वीट आते हैं उसमें से, है ना। और चूंकि इतना बड़ा डिसीजन का ट्वीट था तो उसको लोगों ने पढ़ा, हो सकता है उनको पढ़वाया गया हो सकता है कि जो मजमून हो उसको लेकर दिया जाए, ये हम आपका पोस्ट कर रहे हैं, ये पोस्ट हम कर रहे हैं, तो हो सकता है ऐसा हुआ हो, खुद तो लिखवाया नहीं होगा। लेकिन राज्यसभा जाना कहीं से भी जो है ये किसी मुख्यमंत्री के लिए प्रमोशन तो नहीं है, आप बात समझिए, है ना। अब राज्यसभा में जो है, अब राज्यसभा, अब हम लोग पहले देखते थे भाई राजनीति में कि जो केंद्र में मंत्री होता है उसको जो प्रमोशन मिलता है तो उसको वो सीएम बनना चाहता है, मालिक बनना चाहता है अपने स्टेट का, ठीक है, अपने स्टेट के मालिक बनना चाहता है। अब नीतीश कुमार तो 1989 में जब जीत के आए थे लोकसभा तो मंत्री बने थे, राज्य मंत्री थे, और अटल जी के जमाने में तो रेल मंत्री रहे, इतना बड़ा पोर्टफोलियो रहा उनके पास, भूतल परिवहन सड़क परिवहन मंत्री रहे, कृषि मंत्री रहे। तो जो केंद्र में जो बड़े बड़े पोर्टफोलियो है वो तो ऑलरेडी नीतीश कुमार संभाल चुके हैं। अब चूंकि अब वहाँ से राज्यसभा आ रहे हैं तो राज्यसभा चूंकि उच्च लोगों का सदन है, उच्च सदन है, और राज्यसभा में चूंकि सीनियर लोग होते हैं, तो अब उससे अब दिल्ली आने के बाद अब उनको कौन सा विभाग मिलेगा, क्या मिलेगा, मंत्री बनेंगे। अब मंत्री बनेंगे तो मंत्री तो ऑलरेडी रह चुके हैं, आप बात समझे। आज से 25 साल पहले वो मंत्री रह चुके हैं, तो अगर मंत्री बनते भी हैं तो कोई प्रमोशन नहीं हुआ ना। अरे मंत्री तो 25 साल पहले भी रह चुके हैं, जो भी पोर्टफोलियो रहा, उनके बाद रेल मंत्री रहा, कृषि मंत्री रहा, भूतल परिवहन मंत्री रहा, सारा विभाग रहा उनके पास, तो वो तो मंत्री रह चुके हैं। तो बिहार से दिल्ली आना, अब ये हमको लगता है कि इसका एक रास्ता हो सकता था सेफ एग्जिट का। ये एग्जिट है बेसिकली बिहार के राजनीति में, एग्जिट, इसमें प्रमोशन और डिमोशन नहीं देखना चाहिए। हाँ, प्रमोशन और डिमोशन नहीं देखना चाहिए, इसको और अच्छे तरीके से किया जा सकता था। मतलब सम्मान पूर्वक विदाई दिया जा रहा है मुख्यमंत्री को, मतलब सम्मान पूर्वक दिया नहीं जा रहा है। बेसिकली सम्मान पूर्वक कैसे कहेंगे आप, देखिए अचानक से कल रात खबर आई, भाई कायदे से खबर 8-10 दिन से पकनी चाहिए थी कि ये चीज हो रहा है, ये स्टेप बाय स्टेप नीतीश कुमार मिलते अपने वर्करों से, नीतीश कुमार जिलों का दौरा करते, नीतीश कुमार बिहार के अलग अलग 38 जिले थे तो उसके कार्यकर्ताओं को बुलाते, संवाद करते, बातचीत करते, मिलते जुलते, इस तरह की प्रक्रिया चलती। तो प्रक्रिया चलती तो लगता कि भाई कुछ बदलाव होने वाला है। अब अचानक से होली के दिन अचानक से खबर आती है, जब सब जो सन्नाटा पसरा हुआ है, अचानक से खबर है कि नीतीश कुमार। नामांकन के बहाने अमित शाह भी जो है बिहार में आ चुके हैं, पटना बैठे हुए हैं, तो मुझे लगता है कि अब वो लॉबिंग कर रहे हो कि भाई कौन मुख्यमंत्री होगा, किसको बनाना चाहिए, कितना समय लगेगा। गृह मंत्री का पटना जाना भी एक संयोग है, क्योंकि अब देखिए अब नीतीश कुमार तो अचानक से जुड़ गए, और नितिन नवीन जी का तो नामांकन पहले से तय था, और नितिन नवीन चूंकि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है तो उनका नामांकन था, तो एक बड़े लीडर का होना वहाँ जरूरी था। तो अमित शाह तो उसके लिए गए थे, लेकिन वो एक पंथ दो काज हो गया, उसमें नीतीश कुमार देखना कब तक वहाँ पटना में रुकते हैं। अगला मुख्यमंत्री कब तक मिलेगा, अगले 10 दिन तक बिहार की राजनीति में आप कितना उथल पुथल देखते हैं कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, कि 10-12 दिन चर्चा चलेगी कि देखिए 16 तारीख को इलेक्शन होगा। अब चूंकि 5 सीट के लिए 6 कैंडिडेट हो गए हैं, अगर नाम वापसी नहीं होता है 9 तारीख को, तो फिर 16 तारीख को इलेक्शन होगा, मतलब वोटिंग होगी, और 16 को वोटिंग होगी तो 16 को ही रिजल्ट आएगा। तो 16 की रात तक इतना तय है वोट के हिसाब से कि नीतीश कुमार को राज्यसभा सांसद का सर्टिफिकेट 16 की रात को मिल जाएगा। अब राज्यसभा सांसद का सर्टिफिकेट लेने के बाद 17 तारीख तक वो मुख्यमंत्री रहते हैं, क्योंकि भाई वो मुख्यमंत्री भी रहेंगे, विधान परिषद के सदस्य और राज्यसभा के सांसद भी रहेंगे उस वक्त। तो अब इस संवैधानिक कोई ऐसी व्यवस्था तो है नहीं कि आप आज ही लेते ही इस्तीफा दे दीजिए, है ना। मतलब ओथ कब लेते हैं, जब तक ओथ नहीं लेते हैं तब तक तो जो है ना वो रहेंगे ही, ओथ ले लेंगे तो उनको इस्तीफा देना पड़ेगा राज्यसभा की सदस्यता का। तब अब चूंकि अगले महीने जो है, मतलब कुछ दिनों बाद वो शुरू होने वाला है, अपना सेशन भी शुरू होने वाला है ना, विधानसभा लोकसभा का, संसद का बजट सत्र का दूसरा पार्ट भी शुरू होने वाला है, तो उसमें वोट ले लेंगे। तो बहुत ज़्यादा दिन नहीं है, मतलब 8-10 दिन और लगेगा इसमें पूरी प्रक्रिया होने में, 8-10 दिन, 16 तक तो मतलब होगा। और 10 दिन में मतलब खूब राजनीतिक खबरें आएंगी, इधर से खींचतान उधर से खींचतान, हाँ, मतलब कौन बनेगा कौन नहीं, चर्चा तो चलेगी। गौतम देखिए, अब भाई की बीजेपी भी चौंकाएगी, और जेडीयू को देख ही रहे हैं कि 11 बजे तक तय नहीं हो पा रहा था कि कौन जा रहा है राज्यसभा, तो चौंकाने में तो वो भी माहिर है और वो भी चौंकाने में माहिर है। तो ये सब चलता रहेगा कि हाँ कौन बनेगा कौन नहीं बनेगा। अब नए सिरे से गठन होगा ना, अब सीएम कौन बनेगा, डिप्टी सीएम कौन बनेगा, स्पीकर कौन बनेगा, मंत्री कौन बनेगा। अब बात समझिए, अब दुनिया भर का ताल तेला बेला होगा इसमें। और उसके बाद जो है फिर अगर नीतीश कुमार को सेंट्रल में कोई पोर्टफोलियो मंत्रालय देना होगा, मंत्री बनाना होगा, तो वहाँ भी कुछ होगा, वहाँ भी कुछ बदलाव होगा। तो ये सब आपको देखना पड़ेगा। अभी कुछ दिन लगातार गहमागहमी रहेगी। तो चलिए, बड़ी लंबी चर्चा हुई, और जैसा कि हमने बातचीत की कि बीजेपी के पास एक मौका है, पहली बार बिहार में अपना मुख्यमंत्री बनाने का। अगर ऐसा होता है, बीजेपी अपना मुख्यमंत्री बनाती है, तो इतिहास में पहली बार होगा जब बिहार के अंदर कोई अपना बीजेपी का मुख्यमंत्री होगा। हालांकि जेडीयू भी पूरी कोशिश में होगी कि भाई जो मुख्यमंत्री का पद हमारे पास था वो हमारे पास ही रहे।
तो जाहिर है कि आने वाले जो 10 दिन है बिहार में, वहाँ पे राजनीतिक उथल पुथल हमको देखने को मिलेगी, खूब सारी खबरें निकल कर आएंगी। बाकी मुख्यमंत्री कौन होगा, संभावित नाम कौन कौन से, इस पर अभी हमने चर्चा की, बातचीत की। बाकी हमारी ये बातचीत कैसे लगी, इस पर आप क्या सोचते हैं, अपनी राय दीजिए। और आपके हिसाब से बिहार में क्या होने वाला, अगला मुख्यमंत्री कौन वाला, अगर आपके मन में भी कोई नाम है, अगर आपकी कोई राय है तो कमेंट बॉक्स में बताइए। देखते रहिए आप एबीपी लाइव।